पिछले एपिसोड के एंडिंग के साथ में ये सीन आज से स्टार्ट होता है। इसे कहता है कि ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर मुझे चैलेंज करने की। इतना कहकर उसने यांग ताई को धक्का दे दिया था। यांग ताई वहाँ उस खाई में गिरते गिरते बचता है। उसने अपने एक हाथ से ऊपर पकड़ रखा था। वो कहता है कि देखो, अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच सकता हूँ। यांग ताई कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन जो उसके पैर पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मानते। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। कितना कहते हुए वो यांग ताई के हाथ पर प्रेशर डाल रहा था। यांग ताई को यकीन नहीं होता कि ये सच में जुओ है। यांग ताई कहता है कि नहीं, तुम जुओ नहीं हो सकते। किस पर वो कहता है कि तुम जैसा समझना चाहो समझो, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। कितना कहते हुए उसने यांग ताई को वहाँ से नीचे गिरा दिया था। हालांकि किस्मत से नीचे पानी था, किस वजह से यांग ताई सीधा पानी में आकर गिरता है। अभी वो नीचे की तरफ डूब रहा था, तभी वहाँ हम बहुत पुरानी मोटी लोहे की चेनों को देखते हैं। यांग ताई सीधा आकर उससे टकराता है और उसका गला उन चैन से कवर हो जाता है। ये चैन यांग ताई को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि इन चैनों से किसी को बांधा गया है, क्योंकि इन पर तलिस्मान भी लगे हुए थे। यांग ताई तुरंत ही उन चैनों को पकड़कर हटाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यांग ताई का ब्लड उन चैनों पर भी लग चुका था। अचानक ही वो चैन तोड़ देता है और सीधा पानी के बाहर आने लगता है। लेकिन ब्लड लग जाने की वजह से वो जो तलिस्मान उन चैनों पर बंधे हुए थे वो नॉक होना शुरू हो जाते हैं और इन चैनों ने जिसे पकड़ रखा था वो आजाद हो जाता है। ये देखने में एक स्केलेटन लग रहा था। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ यांग ताई पानी से बाहर आ चुका था, लेकिन तभी उसे पानी से आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे पलट कर देखता है और उसी समय उसके सामने वही अनटाइंग गोल्डन स्केलेटन आ जाता है, जो कि इन चैनों से बंधा हुआ था। यांग ताई उसे देखकर हैरान था। वो कहता है कि तुम कौन हो और मैं ये कहाँ हूँ। जिस पर गोल्डन स्केलेटन यांग ताई से कहता है कि ये जगह सी ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानी जाती है। यहाँ मैं कई हजारों सालों से कैद था, लेकिन तुमने मुझे आजाद कराया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी दूंगा जिसे कोई न हरा पाए। वैसे ऐसा सिर्फ वो गोल्डन स्केलेटन इसलिए कह रहा था जिससे वो यांग ताई की बॉडी को अपना बना सके। और इतना कहते हुए उसने यांग ताई को उठा लिया था। साथ ही इसके बाद वो यांग ताई की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी भी खींचने लगा था। यांग ताई की बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं है, इस वजह से उसे ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे यांग ताई को यहाँ बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था, इसलिए वो गोल्डन स्केलेटन कहता है कि तुम चाहो तो अपनी सांस छोड़ सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए और इस तरह से तुम दर्द से भी बच जाओगे। यांग ताई अभी हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो सोचता है कि शायद ये सच कह रहा है। लेकिन इतने में ही यांग ताई को ऊपर से एक स्पिरिट आते हुए दिखाई देती है। ये किसकी थी ये हमें नहीं पता, लेकिन वो स्पिरिट यांग ताई ऐसे कह रही थी कि कितने समय से मैं तुम्हें पीट रही हो, तुम भी अब तक हार नहीं माने, फिर तुम आज हार कैसे मान सकते हो। हालांकि यांग ताई उससे कहता है कि आज मुझे कोई रास्ता नहीं पीट रहा, मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा। हालांकि वो स्पिरिट उसके पास घूमते हुए कहती है कि जरा उस को याद करो जो तुम लिंगजियाओ पर दिल्ली में आए थे। अफन यहाँ पर वो स्पिरिट उसी जगह की बात कर रही है जहाँ यांग ताई को 3 साल पर समय मिला था लेवल 4 तक पहुँचने के लिए, और यही तो यांग ताई स्टूडेंट बनना चाहता था। यह वो स्पिरिट यांग ताई को याद दिलाती है कि उन यहाइयों को याद करो जब तुम लगभग मरने की कगार पर थे, तब तुमने हाथ क्यों नहीं मारे, तब भी तो तुम मारे जा सकते थे। इतना कहते हुए वो स्पिरिट वापस ऊपर की तरफ उड़ती हुई जाने लगती है। आखिर में बस वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी सोच ही तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर तुम अभी भी हार मानने का इरादा बुला दो कि तुम खुद को बचा सकती हो। इसके बाद वो स्पिरिट वहाँ से चली गई थी। हालांकि वो गोल्डन स्केलेटन देखता है कि यांग ताई की पूरी एनर्जी छीन लेने के बाद अभी तो यांग ताई मरा नहीं है, जो कि अब कब को वो हार मानकर मारा जाना चाहिए का, जो कि असल में जब तक यांग ताई जिंदा है तब तक वो गोल्डन स्केलेटन जबरदस्ती उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। हालांकि अब तभी यांग ताई आँख खोलते हुए कहता है कि मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मेरी बॉडी मूव करना बंद न कर दे। इतना कहते हुए उसने उस गोल्डन स्केलेटन के हाथ पकड़ लिए थे। वो दूर हगा रहा था। गोल्डन स्केलेटन भी इस चीज से हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसके पास पावर तो है, लेकिन कोई यांग ताई की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इस बॉडी को उसे अवला बनाना है। तभी अचानक यांग ताई की बॉडी से भी एक एनर्जी निकलती है, जो कि उस गोल्डन स्केलेटन की बॉडी और साथ ही उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींच रही थी। यहाँ यांग ताई की एनर्जी उस गोल्डन स्केलेटन की एनर्जी पर बहुत ही ज्यादा हावी हो जाती है और उसे यांग ताई की बॉडी मिल जाती है।
यांग ताई को ये चीज समझ में ही आती, लेकिन वो ये चीज समझ पाए इसके पहले अचानक उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी की हेल्प निकलती है और वो तुरंत भी जाकर बैठ जाता है। अभी वो अपने उसी घर में था। वो कहकर है कि ये किस तरह का अजीब सपना था, लेकिन ये जैसे ही वो पीछे पलटकर अपना वही बकिया देखता है तो वहाँ स्टोन था ही में है। यांग भाई कहकर है कि क्या वो सब सच था। हालांकि यांग भाई तुरंत घबरा कर उठ गया था। तभी वो सोचता है कि अगर वो सब कुछ सच था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बहुत सारी बार मिल गई हो। वो करम भी अपनी बोझा मोस्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ अचानक ही जमीन पर नीचे गिर पड़ा था। वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा भारी हो चुकी है। अभी वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो कहता है कि ये क्यों हो रहा है, और इसके बाद वो उसी पत्थर के बारे में सोचने लगता है और याद करता है कि उस पर तो गोल्डन बॉडी टिडबट के बारे में कुछ फिसा था। लेकिन जैसे ही वो उसे याद करता है तो अचानक वो स्टोन उसके हाथ में आ जाता है। यांग ताई इस चीज से और ज्यादा हैरान था। यांग ताई देखता है कि वो अभी भी ग्लो कर रहा है, इसलिए यांग ताई समझ आता है कि ये स्टोन असल में सोल स्टोन है। उसे याद आता है कि उसने कुछ डिसेबल्स को बाप देते हुए सुना था कि इस तरह के ट्रेजर एग्जिस्ट करती है और ये खुद को छुपाने के लिए इस तरह से मीचन वीकेंड्स आते हैं कि कोई इन्हें पहचान ही ना पाए। यांग ताई को लग रहा था कि उसने भी एक ऐसा ही सोल स्टोन ढूंढ लिया है। वो तुरंत डेट खिड़की सब कुछ लगा देता है और उस सोल स्टोन को टच करने की कोशिश करता है, जबकि बाद वो सोल स्टोन के कुछ टुकड़े हो चुके थे। यहाँ वो किसी किताब की तरह खुल गया था जिसमें हर स्टोन ही कनक हिस्से में डिवाइड है। यहाँ एक स्टोन पर अचानक ही कुछ लेटर्स लिखे आते हैं। डॉन लिखा हुआ था प्योर गोल्डन बॉडी। यांग भाई समझ जाता है कि उसमें जिस गोल्डन स्केलेटन को अपनी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था उसकी एनर्जी को इस स्टोन में अपने पास रख लिया है और अब शायद इस मेथड के वो उस चीज को मास्टर कर सकता है। यांग ताई भी तुरंत भी अपनी एनर्जी से उस स्टोन को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ वो किसी से कोई भी कनेक्ट खुदा हुआ था। संग it was pure golden body वाली टेक्निक की डिटेल्स लिखी हुई थी। यान खान सोचता है कि शायद अभी सिर्फ ये चैप्टर लॉक हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ उस गोल्डन स्केलेटन को ही एब्जॉर्ब किया है। शायद आगे उसे कुछ दूसरी टेक्निक्स के बारे में भी पता चले। हालांकि अभी वो पढ़ता है कि उसे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वो इस चीज को पढ़कर हैरान था क्योंकि यही सेम चीज है जो वो हर रोज कई महीनों से करते आ रहा है, लेकिन किससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सुबह आधे घंटे के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि कभी कभी उसके सामने लिखी हुई थी। हालांकि वो सोचता है कि शायद अब मेरी बॉडी में चीट हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। अभी सुबह का ही टाइम था, इसलिए वो तुरंत भी बाहर आ जाता है। सिर्फ वही टेक्निक अभी वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। पहले उसकी बॉडी का डिवीजन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार जब वो कोशिश करता है उसकी बॉडी से वो एनर्जी से निकल रहा था जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए निकलना चाहिए। यांग ताई इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जो कि पहली बार हुआ था। आसिका वो बिना मन की प्रैक्टिस करता था, लेकिन आज उसका मन लग रहा था। वो तुरंत भी उस एनर्जी को बोझ छोड़ने की कोशिश करता है जो कि सच में काम कर रही थी। इसका मतलब वो पूरे 9 मरीज भी कर पा रहा था। यांग ताई बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे पीट रहा है। उन सोचता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे संभल कर रहना होगा तो ये किसी को भी इस क्लिप के बारे में पता न चल जाए। इतने में ही वहाँ फिप के बीच लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर आवाज करने लगती है। इसका अब तक सुबह हो चुकी है और अब यांग ताई को अपने घंटे पर निकलना होगा। असल में यहाँ रहने के लिए यांग ताई अपना घर को चुनापा ही है, पर साथ ही उसे वहाँ तवीलिंग की भी कुछ काम करनी पड़ती है और आज भी सफाई का दिन था, इसलिए वो तुरंत भी अंदर से सामान लेकर निकलने लगता है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि यांग ताई का शख्स वही था। सच भी वहाँ कोई था जो कि उसे चेक पर प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हांडिन सेल पवेलियन के अंदर आने और जाने वाले जो मेन रोड है और यांग ताई झाड़ू लगा रहा था और रो रहा की जो कि पहले यांग ताई का मैच देखने के लिए आई थी वो थी वही। अभी वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और यांग ताई के सामने नहीं आई है। वो बस यांग ताई को काम करते हुए देख रही थी। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि यदि पिछले ही दिन यांग ताई को बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो आज कहाँ पर आ गया, वरना पहले यांग ताई को कुछ दिन लग जाते थे खुद की बॉडी को रिकवर करने में। हालांकि यहाँ यांग ताई अपना काम खत्म कर वापस ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। इतने में ही उसका ध्यान पीछे से आ रही गाड़ी पर पड़ता है। ये बगी थी जिसे एक दूसरा डिसाइपल धक्का लगाते हुए आ रहा था, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से उसका हाथ फिसल गया और वो बगी अपने आप ही आगे बढ़ने लगी। वो सीधा आकर यांग ताई से टकराती है
और पलट जाती है। हालांकि यांग ताई को इस चीज से कुछ नहीं हुआ था। वैसे वो डिसाइपल जो उस गाड़ी को खींच कर ला रहा था वो यांग काई के पास आता है और कहता है कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे माफ करना, मैं सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी में था। मिस्टर मैक ने मुझसे बहुत सारा सामान मंगवाया है, मैं अभी फिर से गाड़ी लेकर जाना है, अगर तुम्हें चोट लगी हो तो सच में मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। और इसके बाद यांग काई उसकी मदद कराने लगता है। वो जो सामान नीचे गिर गया था उसे उठाने में यह दूसरी तरफ वो लड़के कभी यांग काई को देखते हुए हैरान थे क्योंकि उस गाड़ी के टकराने से यांग काई को चोट लग सकती थी, लेकिन यांग काई पूरी तरह से ठीक है। वो कहती है इन 3 साल में यांग काई ने एक भी बार ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन क्या रातों रात उसकी पार पड़ चुकी है। हालांकि अभी वो यांग काई को नोटिस करती है। यांग काई ने वह सामान वापस रख दिया था। वो दूसरा डिसाइपल अभी वहाँ से निकलने वाला था। वो कहता है कि ये सामान मिस्टर मेंग ने बुलवाया है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगा तो वो मेरे पैसे काट लेंगे, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। यांग काई कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हालांकि यांग काई को याद आता है कि ये महीना खत्म होने वाला है, जिसका मतलब जो डिसाइपल को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलने वाले होंगे। वो सोचता है कि उसे भी अब मिस्टर मेंग से जाकर मिल लेना चाहिए। असल में मिस्टर मेंग यहाँ लिनसियाओ पवेलियन का एक एल्डर है जो कि कंट्रीब्यूशन हॉल को संभालते हैं और उनका बिहेवियर यांग काई के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए अभी यांग काई उनसे मिलने वाला है। इसलिए वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था। वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी सिनजी जोकर यहाँ उस कंट्रीब्यूशन हॉल पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी कुछ फीमेल डिसाइपल्स वहाँ कंट्रीब्यूशन हॉल से अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए आई थी। ये कुछ स्टोन टाइप पॉइंट्स होते हैं जिन्हें पैसे की तरह भी यूज किया जा सकता है। अभी जब वो थैंक्स कहकर वहाँ से जा रही थी तो मिस्टर मेंग उन्हें ही देख रहे थे। वो थोड़े से थरकी है। खैर तभी एक दूसरे डिसाइपल यहाँ आगे आकर उनका व्यू खराब कर देता है। वो कहता है कि उसे भी अपने पॉइंट्स चाहिए। इसके बाद मिस्टर मेंग उसे उसके पॉइंट्स देने लग जाते हैं। तभी वहाँ सामने से हम यांग काई को आता हुआ देखते हैं और उसी समय ये डिसाइपल यहाँ से अपने पॉइंट्स लेकर यांग काई के जस्ट पास से ही गुजर रहा था। इसी बीच उसके वो पैसों का बैग नीचे गिर पड़ता है, लेकिन यांग काई के क्विक रिफ्लेक्शन के कारण यांग काई ने उसे कैच कर लिया था। लेकिन यांग काई यहाँ पलटकर उसे वो बैग दे पाता। इतने में ही वो डिसाइपल यांग काई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। यांग काई कहता है कि कुछ नहीं, आपका ये तार नीचे गिरने वाला था इसलिए ये मैं आपको लौटा रहा था। पर वो डिसाइपल सीनियर था। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। तुम मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे और इस चीज के लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। हालांकि अगर तुम घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यांग काई यहाँ बेमतलब माफी नहीं मांग सकता था, इसलिए वो तुरंत ही कह देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पैसे चुराने की कोशिश नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि वो सीनियर कहने लगता है कि तुम चोर होने के साथ साथ बहुत बदतमीज भी लगते हो। अब मुझे लिंगजाओ पवेलियन के रूल्स के हिसाब से तुम्हें सजा देनी होगी। इतना कहते हुए वो अपना एक हाथ उठाता है, लेकिन तभी उसके घुटनों से आकर एक छोटा सा पत्थर आकर टकरा जाता है, जिसके बाद वो घुटनों के बल आ गया था। यांग काई ये देखकर हैरान था। वो उस लड़के से कहता है कि ये कैसा रूल है, इसके बारे में तो मैंने वह कभी भी नहीं सुना था। हालांकि वो सीनियर डिसाइपल समझ चुका था कि अभी अभी क्या हुआ। असल में वो छोटा सा स्टोन यहाँ मिस्टर मेंग ने फेंका था यांग काई को बचाने के लिए। हालांकि इससे वो ये भी समझ जाता है कि यांग काई शायद चोर नहीं है, तभी मिस्टर मेंग उसकी मदद कर रहे हैं। पर फिर भी वो मिस्टर मेंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप कब सुधरोगे, आप अभी भी इस लड़की की मदद कर रहे हो जिसकी 15 साल का हो चुका है। इतना कहकर उठता है, वहाँ से चले जाता है। यांग काई वापस यहाँ कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर आ गया था। वो देखता है कि मिस्टर मेंग तो सो रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि वो बस एक्टिंग कर रहे हैं। वो उनसे कहता है कि आपको मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि आप हर बार यही ड्रामा करते हो, अब आपको जांच जाना चाहिए। जो सुनकर मिस्टर मेंग उठ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग भी नहीं कर सकता, अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनकर यांग काई कहता है कि ठीक है, उस चीज के लिए शुक्रिया। हालांकि मिस्टर मेंग शुक्रिया नहीं चाहते। वो कहती है कि शुक्रिया का मैं क्या करूँगा, तुम तो अगर कुछ और जुगाड़ कर सको तो करो। वैसे भी तुम अभी जवान हो, तुम अगर दिल से चाहो तो सच में मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर यांग काई कहने लगता है कि आप ना जाने कितने साल के हो चुके होंगे, आपकी हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये चीज दिमाग से नहीं निकालते। हालांकि फिर मिस्टर मेंग कहने लगे थे कि अरे अभी तो मेरे में बहुत जान है, लेकिन इतनी में ही यांग काई के पीछे आवाज आती है, जो सुनकर वो हंसने लगते हैं।
वो कहते हैं कि तुम जरूर यह अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बाद कुछ खरीदने आए होंगे। वो कह रहे थे कि बाकी सब तो ऐसी चीजें खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारे एक्सपेंसेस अलग है। यहाँ वो यान पाओ वो कुछ स्टोन्स निकाल कर देते हैं। ये एलिक्सर से भी किया जा सकता है, साथ ही इनके साथ शायद कल्टीवेशन भी की जा सकती है। अभी यान ताई के कामों के बदले उसे ये दिए जा रहे थे, बाकी डिसेबल्स को ट्रेनिंग के बदले दिए जाते हैं। लेकिन यान ताई का लेवल नहीं बढ़ रहा, इसलिए उसे काम के बदले ये कमाने पड़ते हैं, जिससे कि वो यहाँ रहने का खर्चा निकाल सके। हालांकि मिस्टर मेंग उसकी चिंता करते हैं, इसलिए वो कह रहे थे कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं, यहाँ का खर्चा निकालने में तुम्हें वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे ज्यादा अच्छा तो तुम कहीं और काम करोगे, वो पैसे भी कमाओगे और वो तुम्हारे ही होंगे। यहाँ तो तुम टैक्स वगैरह देकर अपने कितने सारे पैसे कमा देते हो। यांग ताई स्टोन्स को गिन रहा था, उसका ध्यान मिस्टर मेंग की बातों पर नहीं था। वो कहता है कि मुझे 2-3 बार और गिनने दीजिए, कहीं आपने इसमें से कुछ शक तो नहीं लिया। वो मजाक कर रहा था, लेकिन मिस्टर ने गुस्से में उसकी तरफ अपना जूता निकाल कर फेंकते हैं। यान काई तुरंत वहाँ से भागता है। उसी दौरान अभी वही लड़की यहाँ कंट्रीब्यूशन हॉल आ रही थी, जिसे हमने यान ताई पर नजर रखते हुए देखा है। ये लड़की यान काई की तरफ देखती है और यान ताई इस लड़की की तरफ। टाइम यहाँ स्लो मोशन में हो गया था, लेकिन अचानक ही उस लड़की के हाथ में मिस्टर मेंग का जूता आ जाता है। तब तक यान काई भाग चुका था। वो लड़की मिस्टर मेंग से कहती है कि मुझे लगा कि आप यान ताई की फिक्र करते हो, जिस पर मिस्टर मेंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर मैं ये चीज उसे बताऊंगा तो वो खुद का ही ख्याल रखना बंद कर देगा। उसे खुद से स्ट्रांग बनना चाहिए। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यांग काय मार्केट में आ चुका था, क्योंकि उसे अपने खाने के लिए भी चीजें खरीदनी है। वैसे अब यांग काय यह मार्केट में घूम रहा था, तभी वो शॉप पर पहुंचता है, जहाँ से वो चावल खरीदता है। वो देखता है कि अभी शॉप ओनर चावल की बोरी को ऊपर चढ़ा रहे थे, लेकिन तभी उनके पैर फिसलते हैं और वो बोरी नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ वो शॉप ओनर भी नीचे गिरने वाले थे, लेकिन यांग ताई तुरंत आगे बढ़कर एक हाथ से उस बोरी को पकड़ लेता है और एक हाथ से शॉप ओनर को बचा लेता है। तभी शॉप ओनर यांग ताई से शुक्रिया कह रहे थे। असल में शॉप ओनर की उम्र हो चुकी है और वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर उतनी जान नहीं कि वो और इस काम को संभाल सके। हालांकि तभी वहाँ शॉप ओनर की वाइफ और उनकी बेटी आ जाती है और इसके बाद वो यांग का गोश्त का हिस्सा ला कर दे देते हैं। यांग का हमेशा सेम क्वांटिटी में यहाँ से चावल खरीदता है, लेकिन जब आज वो उस बोरी को उठाता है तो वो बोरी उसे थोड़ी सी भारी लग रही थी। उसमें क्वांटिटी उससे ज्यादा लगती है। वो कहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर शॉप ओनर कहते हैं कि कहीं गलती से हमने कम चावल तो नहीं तोल दिए। लेकिन तभी उनकी लड़की यहाँ धीरे से पीछे आते हुए अपनी मदर को बताती है कि मैंने इस बोरी में थोड़े से एक्स्ट्रा चावल डाल दिए थे। इस चीज पर उसकी मदर कहती है कि ये तो अच्छी बात है। हालांकि यांग काय उनसे कहता है कि आप कब तक मेरी मदद करोगे, आप हर बार मुझे ज्यादा चावल देते हो। जिस पर शॉप ओनर कहने लगते हैं कि देखो, हम भी ये जानते हैं कि यहाँ अकेले समय को गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल है, और वैसे भी थोड़े ज्यादा चावल देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इसके लिए रख ही मैं चाहिए। हालांकि नहीं, वहाँ पीछे 2 लोग आते हैं। उनमें से एक यान ताई चावल की बोरी पर लात मारते हुए उसे वहाँ से 2 फेंक देता है, लेकिन यान ताई भी सही समय पर उसे कैच कर लिया था। असल में 2 बस यांग काय को रास्ते से हटा रहे थे। वो यहाँ उस शॉप ओनर पर सब नकारे के लिए आए हैं। यहाँ जो आगे खड़ा हुआ आदमी था, वो शॉप ओनर पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये कैसे चावल पिए थे, ये तो बिल्कुल जहरीले थे। तुम्हें पता भी है कि इन चावलों को खाने से मेरे भाई की क्या हालत हुई है। ये पहले इतना सादा पैकेट ले था और अब इसकी हालत देखो। हालांकि बाद वो उसका भाई अभी अपना सेवा काम कर सड़ा हुआ था, लेकिन कर वो आदमी उसके पेट पे जोर से मारता है, जिस वजह से उसके भाई के पेट की तरफ होने न पाता। वो कहता है कि देखो इसका पेट, ये कंक्रीट चंबी नहीं पा रहा और ये सब सिर्फ तुम्हारी चावलों की वजह से हुआ है। ये सुनकर यांग काय हैरान था, क्योंकि वो 3 साल से यही के चावल खा रहा है, लेकिन उसे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी यांग काय पे आकर कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जरूर इसमें कहीं और से कुछ खरीदा होगा। हालांकि सुनकर वो मोटा आदमी पीछे की तरफ हटता है, जिससे उसका वो बैग नीचे गिर जाता है जिस बैग में पैसे रखे हुए थे, और ये बैग यांग काय को भी हवा लग रहा था। तब शॉप ओनर यांग काय को पीछे हटाते है, क्योंकि उन्हें यांग काय की चिंता है। वो यहाँ उस आदमी से कह भी लगते हैं कि हम भी माफ कर पीछे। वैसे तो ये हमारे यहाँ के चावल खाने से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ के चावल बहुत सारी जगह जाते हैं,
लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी गलती है तो आपके भाई को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस चीज का कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, इसकी सारी दवाइयों का खर्चा हम देंगे। हालांकि ये सुनकर वो मोटा आदमी कहने लगता है कि तुमने क्या हमें जो समझा है, जो हम झूठा इल्जाम लगाएंगे और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। ये सुनकर यांग ताई भी हैरान था और साहबी शॉप ओनर भी। जब योगी समझ में ही आ रहा था कि अगर ये पैसे नहीं चाहता तो फिर ये यहाँ किस लिए आए हैं, लेकिन इतने भी ही वहाँ उस लड़के की एंट्री होती है जिसे यांग ताई कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर मिला था। और उसी तीत पे ही यांग ताई समझ आता है कि ये बैग वही है क्योंकि किसको भी वही सिंह डिवाइंग बनी है जो कि उस डिसेबल के बैग पर बनी हुई थी। हालांकि आगे की चीज समझने में भी सागर वेद में ही रहती। अभी वो लड़का यहाँ इन दोनों आदमियों को पीछे हटा रहा था और आगे आकर वो शॉप ओनर की लड़की की तरफ देखते हुए माफ आंख मारता है। इससे साफ पता चल गया था कि वो इसविन लाइक ग्रुपा है और इन लोगों को भी उसने पैसे दिए थे जिससे कि एक्टिंग कर सके। हालांकि उसके बाद ये बात ये बड़ी हो जाता है। अगर कोई न्यू सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिसके बाद हम जल्द से जल्द इसका नया पार्ट लेकर आएंगे। और सब भी हमारे